नमस्कार, खेत खलिहान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज फिर हम बात करेंगे आपके खेत की, आपके खलिहान की और उनसे संबंधित विशेष जानकारियों की। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जैविक खेती की और उसके बाद हम आपको बताएंगे बतख पालन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं खेत खलिहान की। आज का दौर जैविक खेती का दौर है। जी हाँ, इस बात को हमारे किसान भी समझ चुके हैं और सरकार भी इसको काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता लगातार प्रभावित हो रही है और जैविक खेती ही एकमात्र रास्ता है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने विशेषज्ञ से बात की और जाना जैविक खेती के फायदों के बारे में। आइए जैविक खेती के महत्व को विस्तार से समझते हैं डॉक्टर दिवाकर मेहता से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दिवाकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम खेत खलिहान में। सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि जैविक खेती आखिर क्या है, किस तरह से आप हमारे किसान भाई बहनों को समझाना चाहेंगे। जैविक कृषि वो विधि में खेती किया जाता है जिसमें रसायनों, उर्वरक, कीटनाशक, रोगनाशक, रासायनिक उर्वरक इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती करने के लिए कीट, रोग और खपतमान के यांत्रिक एवं जैविक विधि अपनाना पड़ता है। इसमें उचित फसल चक्र अपनाना पड़ता है। जंगल, फसल का अवशेष, हरी खाद, गोबर से निर्मित गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य इत्यादि का प्रयोग करके मृदा का स्वास्थ्य बढ़ा के जैविक खेती किया जाता है। बिल्कुल, तो किसान भाई बहनों, अभी आपने जाना कि जैविक खेती का महत्व क्या है। डॉक्टर दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक खेती के महत्व के बारे में आपने बताया, लेकिन इसका महत्व अब लगातार क्यों बढ़ रहा है? किसानों का रुझान क्यों हो रहा है जैविक खेती की ओर? दरअसल कृषि का टिकाऊपन विश्व भर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। बढ़ती जनसंख्या को खाद्य प्रोवाइड करने के लिए धीरे धीरे खाद्यान्न का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया है। अभी ये सब टिकाऊपन मृदा का स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। धीरे धीरे रासायनिक चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद मृदा का स्वास्थ्य बहुत घट गया है। ये सब का समाधान जैविक खेती करने में समाधान हो सकता है। इसलिए जैविक खेती का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके अलावा अभी धीरे धीरे देखा गया कि रासायनिक चीज़ इस्तेमाल करके मनुष्य का अंदर बहुत सारे बीमारी जैसे कैंसर, इनका प्रभाव बढ़ जा रहा है। इनको जैविक खेती करेंगे तो इनका प्रभाव से हम राहत मिल सकता है। इसलिए ये सब कारण को देखते हुए पूरे विश्व में जैविक खेती का महत्व बढ़ जा रहा है। तो अभी आपने जाना कि जैविक खेती का महत्व क्यों बढ़ रहा है। डॉक्टर दिवाकर, अब आपसे जानना चाहेंगे, भारत की बात करें, अगर उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर जैविक खेती की स्थिति कैसी है? किसान भाई को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत में लगभग अभी 1.5 मिलियन हेक्टेयर में जैविक खेती होती है। इनमें से करीब करीब 0.4 मिलियन हेक्टेयर मध्य प्रदेश में ही होता है। जैविक खेती विश्व में ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ पे 27 मिलियन हेक्टेयर में जैविक खेती होती है। भारत का देखा जाए कि करीब करीब हिमालयन में जितने प्रदेश रहते हैं उनमें सब लोग जैविक खेती के एक नियम बनाए, लेकिन अभी तक सिक्किम एक ही प्रदेश है जिसमें 100% जैविक खेती का घोषणा किया है। उत्तराखंड का बात करें तो उत्तराखंड में करीब करीब 40,000 हेक्टेयर में जैविक खेती होती है, लेकिन जितना रजिस्टर फार्मर है उससे ज़्यादा लोग जैविक खेती करते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए उत्तराखंड सरकार जैविक खेती का एरिया बढ़ाने के लिए अभी एक संतृप्तिकरण योजना शुरू की है, जिसमें परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। धीरे धीरे उत्तराखंड में जैविक खेती का एरिया बढ़ने का संभावना है। इसका पहले उत्तराखंड सरकार के लक्ष्य थे 2010 तक करीब करीब 10,000 हेक्टेयर को जैविक खेती पूरा करने के लिए, लेकिन ये लक्ष्य पूरा हो नहीं पाया। अभी उत्तराखंड सरकार का जैविक खेती संतृप्तिकरण योजना में ये लक्ष्य पूरा करके आगे बढ़ने का संभावना दिखाई जा रहा है। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने ये भी जाना कि हमारे देश में और साथ ही साथ उत्तराखंड के अंदर किस तरीके की स्थिति है जैविक खेती की। डॉक्टर मेहता, अब आप ये बताएं, बहुत से हमारे किसान भाई बहन ऐसे हैं जिनको ये भ्रांति रहती है कि जैविक खेती में उत्पादन रासायनिक खेती के बदले कम मिलता है। ये कितना सही है और ये भ्रांति हमारे किसानों की कहाँ तक ठीक बैठती है?
ये बात सही है, जैविक खेती में उपज कम होता है, लेकिन इसका निष्कर्ष इस तरह निकालना भी अच्छा नहीं है। मैं आपको 2-3 साल लग जाता है। जैविक खेती 2-3 साल संक्रमण स्थिति में होता है, 2-3 साल के बाद जैविक खेती परिवर्तन होता है। जैविक खेती परिवर्तन होने के बाद मृदा में सूक्ष्मजीव, बहुत सारे एंजाइम का क्रियाशील हो जाते हैं। उसके बाद जैविक खेती में उपज बढ़ोतरी होती है। और एक बात बताना मैं चाहता हूँ, एक धान और गेहूँ जैसे फसल को उगाने के लिए हम करीब 120 किलो नाइट्रोजन डालते हैं प्रति हेक्टर। उसके बराबर अगर हम गोबर की खाद डालेंगे तो करीब 32 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टर डालना पड़ेगा, जो किसान की रिसर्च में डाला नहीं जाता है। और अपर्याप्त नाइट्रोजन मिलने के कारण वहाँ उपज कम होता है। अगर जैविक खेती परिवर्तन होने के बाद अगर 32 टन गोबर की खाद डाला जाए, धान और गेहूं की खेती में उपज कम नहीं होगा। इसलिए हम ऐसा निष्कर्ष निकाल नहीं सकते हैं कि जैविक खेती में उपज कम होता है। अगर 32 टन गोबर की खाद डाला जाए और जो संक्रमण स्थिति 3 साल को पार किया जाए, उसके बाद जैविक खेती में उपज रासायनिक खेती से ज़रूर बेहतर होगा। तो अभी आपने ये भी जान लिया कि जैविक खेती से अगर आपको शुरुआत में उत्पादन कम मिल रहा है तो उसका विशेष कारण क्या है। डॉक्टर मेहता, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि जैविक खेती करने से किसानों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। किसान को ये बताना चाहता हूँ, जैविक खेती में विभिन्न विटामिन, सूक्ष्म तत्व, ऐसा है कि कैंसर से बचाव वाला एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जैविक खेती करने में सुखाव से टिकाऊपन, जो सुखाव में खेती अच्छा होता है। इसको अगर छोड़ देंगे तो जैसे आजकल तापमात्रा बढ़ोतरी हो रही है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, और रासायनिक खेती बहुत ज़्यादा होता है। जैविक खेती में उसका उत्सर्जन बहुत कम होता है। मौसम बदल रहा है, उसी स्थिति में जैविक खेती बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। उसके अलावा मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होता ही है, जिसमें उपज ज़्यादा होता है। तो अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जैविक खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर मेहता, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को मैं चाहूँगी आप ये बताएं कि जैविक खेती के अंदर ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरी ओर ऐसे कौन से तत्व हैं जिनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैविक खेती में इस्तेमाल करने तत्वों को 3 श्रेणी विभाग बंटन किया जाता है, जिसमें प्रयोग अनुमन्य, सीमित मात्रा प्रयोग और वर्जित है। जैविक खेती का अंतर्गत जो उत्सर्ग होता है, जैविक खाद, पोल्ट्री मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, फसल का अवशेष, ये सब जैविक खेती अनुमन्य है। इसके अलावा जैविक खेती से बाहर ये सब जैविक खाद को भी अनुमन्य श्रेणी में क्लासिफाई किया जाता है। बिना पीजीटी का मत्स्य उत्पादन, ब्लड मिल, कपड़ा एवं अन्य जैविक जो यंत्रपाति उत्सर्ग जो उत्पाद को सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इनको प्रयोग करने के लिए प्रमाणित संस्था से परमिशन लिया जाता है। उसके अलावा मनुष्य उत्सर्ग पदार्थ, अन्य सिंथेटिक, ये सब वर्जित में क्लासिफाई किया जाता है। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट जैसे आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम इत्यादि सीमित मात्रा प्रयोग में रखा गया है, जिनको प्रमाणित संस्थान से परमिशन के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बिल्कुल किसान भाई बहनों, अभी आपने ये भी जान लिया कि जैविक खेती में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनका इस्तेमाल हमारे किसानों को करना चाहिए और जिनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर मेहता, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। पंचगव्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम चाहेंगे विस्तार से बताएं आप हमारे किसान भाई बहनों को। पंचगव्य जो गौ माता से 5 प्रोडक्ट है जिसको मिला के पंचगव्य बना जाता है, वो है गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी। इनको फसल में भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पंचगव्य से अभी एनरिच पंचगव्य बनाया गया है जो ज़्यादा बायो एनहांसर है। इसमें और 3-4 चीज़ ज़्यादा मिला गया है। इसको बनाने का तरीका ये है, गोबर और घी, 7 किलो गोबर, 1 किलो घी, इसको अच्छी तरह सुबह और शाम 3 दिन मिलाया जाता है। उसका तीसरे दिन के बाद 10 लीटर गौमूत्र और 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। इसको लगातार 15 दिन
सुबह और शाम अच्छी तरह मिलाया जाता है। 15 दिन के बाद 3 लीटर गाय की दूध, 2 लीटर दही, 3 लीटर कच्चा नारियल के पानी और 3 किलो जागरी और 12 केला, अच्छी तरह पके हुए केला, इसको अच्छी तरह मिलाया जाता है 30 दिन तक। 30 दिन के बाद ये पंचगव्य तैयार होता है और तुरंत इसको फसल में, धान की फसल की, हॉर्टिकल्चरल फसल, कोई फसल में इसको व्यवहार किया जा सकता है। इसको व्यवहार करने का तरीका है 3%, यानी 100 लीटर पानी में 3 लीटर पंचगव्य मिला जाता है। अब पूरे 1 हेक्टेयर के लिए 5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 15 लीटर पंचगव्य का इस्तेमाल किया जाता है। प्रति लीटर में करीब करीब 25-35 रुपया पंचगव्य का कॉस्ट पड़ता है, इसलिए सस्ता भी है और ये खेती का स्वास्थ्य, खेती में सूक्ष्मजीव, खेती में एंजाइम का क्रिया बढ़ोतरी करता है, इसलिए पंचगव्य जैविक खेती बहुत ही लाभदायक है। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने पंचगव्य के महत्व के बारे में भी जाना और किस तरह से पंचगव्य को तैयार किया जा सकता है, इसके बारे में भी डॉक्टर मेहता ने आपको काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है। तो डॉक्टर मेहता, आप हमारे साथ आए और इतनी अच्छी जानकारी जैविक खेती के बारे में आपने हमारे किसान भाई बहनों तक पहुँचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी विशेष बातचीत जैविक खेती पर। इसी के साथ ही वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब खेत खलिहान में वापस आएंगे तो बात करेंगे बत्तख पालन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें खेत खलिहान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद खेत खलिहान में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे किसान से जिसने बतख पालन को अपनाया। जी हाँ, मुर्गी पालन के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं बतख पालन से आप कैसे लाभ उठा सकते हैं और कौन कौन सी विशेष बातें जिनका आप ध्यान रखें। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी इस किसान से और साथ ही साथ आप भी जानिए बतख पालन से जुड़ी हुई विशेष बातों के बारे में। पशुधन हर किसान का एक ऐसा अमूल्य धन है जिसे वो अपने भविष्य के लिए अधिक लाभप्रद बनाकर ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सकता है और अपनी आर्थिक संपन्नता को विकसित कर सकता है। कुछ ऐसा ही किया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के ग्राम मरुडीहा के एक युवा किसान ने। इस युवा किसान ने खेती और किसानी के साथ साथ पशुधन के रूप में बत्तख पालन को अपनाकर अपने क्षेत्र के आसपास के इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों के लोगों में बत्तख पालन के प्रति रुझान और आकर्षण भी पैदा किया है। लगभग 5,500-6 हजार बत्तख के चूजों को पाल पोस कर 2.5 महीने की उम्र तक पहुंचाकर सुनहरे भविष्य की राह पर अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं युवा किसान ने। बत्तख मुर्गी प्रजाति से काफी करीब मानी जाती है और ऐसा प्रायः देखा भी गया है कि बत्तख पालन मुर्गी पालन की तुलना में कुछ ज्यादा अधिक सहज और सरल भी है। बत्तख एक अनुशासित जीव है। अपने बाड़े से बाहर निकलती है तो कतारबद्ध ढंग से एक के पीछे एक अपने कदमों को इस प्रकार आगे बढ़ाती है मानो किसी धुन पर उसके कदम कदम ताल कर रहे हों। खुले आसमान के नीचे बत्तखों का विचरण और घूमना फिरना इन बत्तखों को बहुत भाता है और झुंड बनाकर तेजी से एक के साथ वे आगे बढ़ती रहती हैं। और ये बत्तखें अनुशासित ढंग से दाना पानी ग्रहण करने के साथ साथ उसका जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही हैं। अगर इन बत्तखों की देखभाल ठीक ढंग से की जाए तो ऐसा अनुमान है कि एक बत्तख लगभग 2 वर्ष तक आसानी से जीवित रहती है। इन 2 वर्षों में इनका वजन भी इतना ठीक ठाक हो जाता है कि बाजार में इसका अच्छा दाम भी मिलता है। मुर्गी की तुलना में बत्तख के अंडों की संख्या भी अधिक है और अंडों की मार्केटिंग से किसान को अच्छा लाभ भी मिलता है। ये बत्तख 2 वर्ष तक तो अंडे देती है जबकि मुर्गी संभवतः 1 वर्ष तक। बत्तख का मांस चूंकि सफेद है इसलिए यह स्वास्थ्यवर्धक भी है, ऐसा चिकित्सकों का मानना है। अगर इन बत्तखों की विशेष देखभाल की जाए
तो निश्चित तौर से किसान को और अधिक लाभ मिल सकेगा और उसकी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो सकेगी। जयसिंह इसे बखूबी अंजाम दे रहे हैं और वो कहते हैं, हमारा जन्म इसी गांव में हुआ। हम स्वर्गीय विनोद सिंह हमारे पिताजी का नाम था। यहाँ पे हमारे बगल में हमारे खेत थे। आप जैसा कि पीछे देखेंगी और बगल में देखेंगी, बगल में बत्तख फार्म है और बगल पीछे इसके पोखरे हैं और पोखरे के पीछे हमारे खेत हैं। खेत में अक्सर जब बचपन में हम आके बैठा करते थे तो एक गांव का पत्थर हुआ करता है जिसे हम लोग थाती बोलते हैं, गांव की सरहद जिसे बोला जाता है। तो हम अकेले आके इस पर जब बैठते थे तो ताल की तरफ देखते थे, तो बार बार जाके अपने पिताजी से हम पूछते थे कि पापा इतनी ज़मीन है अपने पास, पड़ती आप क्यों छोड़ रखे हो। तो उन्होंने कहा यार इतना हमारे पास समय नहीं, चूँकि हमारे पिताजी राजनीतिक लोग थे और समाज से जुड़े हुए थे, इनके पास इतना समय नहीं था। तो हमने कहा पापा कभी ना हम भी किसान बनेंगे। तो उन्होंने कहा यार सब कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम किसान बनोगे। जब हम आके गांव के सिवान पे यहाँ बैठा करते थे तो अक्सर देखते थे कि इस ताल को बड़े ध्यान से देखते थे। अगल बगल गांव के तमाम पशु यहाँ पे चरने के लिए आते थे, तमाम बकरे पालन लोग आते थे करने, चलाने आते थे, तमाम ऐसे जानवर जो नहीं पाले जाते हैं वह भी इसमें रहते थे। तो हम बार बार सोचते थे कि आखिर में देखिए कुदरत की देन कि जिनको हमने घर के अंदर रखा हुआ है उनको 100 रोग लगता है, 10 डॉक्टर को बुलाते हैं और वो तब भी मर जाती है, उनको दवा कराना पड़ता है। इनके पास कोई चारा नहीं, कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, ये कुदरत के भरोसे, इस ताल के भरोसे पे अभी भी है। यहाँ 5500 बत्तख हैं जो खाकी कंबल नस्ल के हैं, जिसके देख रेख के लिए हमने यहाँ पे 8 आदमियों को रखा है। उसके अलावा हम भी अपना देख रेख करते हैं और हम न रहे तो हमारे बड़े भाई भी यहाँ पे हमेशा देख रेख करते रहते हैं। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे बाड़े, यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए है, यहाँ बड़े के लिए है, इसमें बड़े बच्चों के लिए है जैसे कि वो। बत्तखों को पोखरे में जाना बहुत अच्छा लगता है और ये बत्तखें जब कतारबद्ध होकर पोखरों की तरफ अपने मालिक को आगे हुए जाते हुए देखती हैं, के पीछे पीछे चल पड़ती हैं और ये बिल्कुल उसी तरह से उसका पालन करती हैं जैसे एक सैनिक कर रहा हो। पोखरों में उतरकर इन्हें तैरना, विचरण करना बहुत अच्छा लगता है। और ये बत्तखें जब तक पोखरों में विचरण कर रही होती हैं तो उससे उसे 2 फायदे होते हैं। एक तो वो पानी में के बाद अपने शरीर की गर्मी को कुछ कम कर लेती हैं और दूसरे उनका स्नान भी हो जाता है। वैसे इन बत्तखों को पोखरों में उतारते समय बत्तख पालक काफी सतर्क भी रहते हैं। बत्तख पालक जयहिंद ने इस अनोखे काम को अपनाया और ये साबित कर दिया कि अगर किसान अपनी खेती के अलावा पशुधन के माध्यम से अधिक धन अर्जित करना चाहे तो इसे बखूबी अंजाम दे सकता है। और जब वो बत्तखों को पोखरे के पानी में तैरते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने अपने काम को अंजाम दे दिया। स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है कि बत्तखों की देखभाल बहुत अच्छे ढंग से किया जाए। डॉक्टर SN लाल कहते हैं कि यदि बत्तखों की देखभाल ठीक ठाक ढंग से की जाए और उन्हें तरह तरह के रोगों से बचाया जा सके, सुरक्षित स्थान पर रखा जाए तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत बत्तखों को नहीं होगी और इन बत्तखों का जीवन सुखमय होगा और किसान के लिए लाभप्रद। ये आप जो बतखशाला देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि बरसात के समय में जैसा आप बतख के बारे में जानते हैं कि दलदली ज़मीन पर जलाशयों में पानी में बड़ी सुगमतापूर्वक हो जाती हैं, लेकिन जो इनका बाड़ा है वो थोड़ा सूखा होना चाहिए। ज़्यादा नमी होगी तो बीमारियां का ज़्यादा संक्रमण रहेगा। वैसे बीमारियां ना के बराबर होती हैं, लेकिन फंगस से उगने वाली जो बीमारियां हैं जो चमड़ों में पाई जाती हैं, खजुराहट टाइप से करती हैं, चमड़ी का रंग बेदंग कर देंगी, चमड़ी में खजुराहट टाइप से होगी, वो फंगस की यहाँ पर हो जाता है। तो जो ये छत आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा बाहर होना चाहिए जिसमें पानी की बौछार न जाए। दूसरी चीज़ है इसकी ज़मीन भी इस ज़मीन की सतह से उसकी फर्श जो है कम से कम 2-2.5 फीट ऊपर होनी चाहिए जिससे कि नमी न जाए। उस ज़मीन के ऊपर खड़ंजा बिछा देना चाहिए और खड़ंजे के ऊपर धान की सूखी भूसी डाल देना चाहिए जिससे कि बतखें सूखे में रहें और उसमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो। साथ ही साथ उस डीप लीटर में थोड़ा सा चूना भी डाल दें जिससे कि नमी को सोख सके। एक चीज़ और है कि बतखें चूँकि तालाबों में, झील में किनारे रहती हैं तो इनके पीठ में कीड़े भी पाए जाते हैं, वर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो भी
वो खाना पीना खाते हैं उतनी उनकी बढ़वाड़ नहीं हो पाती है। और जैसा बताते हैं हम सभी लोग कि 5 सप्ताह बाद अंडा देना शुरू हो जाते हैं। अंडा तो देती है लेकिन अंडा जितना देना चाहिए उतना नहीं देती। तो समय समय पर 2-2 महीने पर कृमिनाशक दवाओं को पीने के पानी में, जैसा आपने देखा वाटरी होता है पीने का, उसी पानी में डाल देना चाहिए। और सारी जो है बतखें पीने के पानी के माध्यम से कृमिनाशक दवाओं को सेवन कर लेती हैं और किसी प्रकार की कृमि नहीं पाती हैं। तो इस तरीके से यदि हमारे किसान भाई और अन्य किसान भाई भी यहाँ आकर के देख करके दूरदर्शन के माध्यम से सुन करके इस काम को करें। देखिए ये बतख जो होती है जो बाज़ार में उपलब्ध होती है, इसका ये चूँकि यहाँ पर कोई हैचरी सेंटर नहीं है, गोरखपुर में है, जनपद में बस्ती में नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं इसका दाम बढ़ाते रहते हैं, कभी ज़्यादा कर दिए कभी कम कर दिए। चूजा लगभग ये 15-20 रुपये का चूजा जो वो आता है। तो चूजे को कोई बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, मुर्गी के चूजे से थोड़ा कम ही है, तो उसको ये कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है इनका अगर हम मांस के लिए पालते हैं, जिसमें एक जो है असलेस बीरा करके एक जो है नस्ल है उसको पालते हैं, तो उसका वजन बड़ा अच्छे तरीके बढ़ता है। वो 7 सप्ताह में लगभग 2.5 किलो तक हो जाती है। तो मुर्गे इसको भी मांस के लिए भी पाल सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभवतः इतने बड़े पैमाने पर किसी किसान ने बत्तख पालन का कार्य शुरू किया है जो अब एक मिसाल का रूप धारण कर रही है। ये किसान अत्यंत उत्साहित है और उसे ऐसा लग रहा है कि यदि बत्तख पालन के कार्य को वैज्ञानिक तौर तरीकों से अपनाया जाए तो निश्चित ही आने वाले समय में बत्तख के माध्यम से कोई भी युवा अथवा बुजुर्ग किसान अधिक लाभ अर्जित कर सकता है। तो ये था हमारा आज का खेत खलिहान। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको जैविक खेती के बारे में बताया और इसके बाद हमने आपको जानकारी दी बत्तख पालन के बारे में। आशा करते हैं सभी जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। खेत खलिहान के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।